नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गुरुग्राम से सामने आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आईसीयू में भर्ती होने के बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अस्पताल पहुंचे हैं और अखिलेश यादव से नेताजी का हाल जाना है। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि नेताजी की तबीयत में सुधार हुआ है, उन्हें सभी की दुआओं की जरूरत है। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, नेताजी की तबीयत में फिलहाल थोड़ा सुधार हुआ है दीपेंद्र, उन्हें सबकी दुआओं की जरूरत है। ऐसे में मैंने अखिलेश जी से मिलकर जानकारी ली है, यही कहना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। तमाम आपको बातें बता रहे, मेदांता अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती हैं, ऐसे में उनका इलाज उपचार चल रहा है और इसी क्रम में नेताजी का हालचाल जानने के लिए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। ऐसे में उनका हालचाल जाना है, दुआओं का जिस तरह से दौर उठ चढ़ा है, जैसे पूजन हवन देश और दुनिया में हो रहा है, उनके लिए सपा संरक्षक अखिलेश सिंह यादव भी उस वक्त मौजूद रहे जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा अस्पताल में पहुंचे। ऐसे में उनका हालचाल भी जाना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अगली खबर नोएडा की, जहां पर नोएडा के हनुमान मंदिर में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि नेताजी जल्द ठीक होकर हम लोगों के बीच आए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के लिए हवन पूजन का आयोजन किया गया। ऐसे में नोएडा के हनुमान मंदिर में ये हवन पूजन किया गया। बता दें कि नोएडा के हनुमान मंदिर में ये पूजन किया गया, जिसमें कि मुलायम सिंह यादव के बेहतरी के लिए और उनकी तबियत में सुधार के लिए पूजा की गई है, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और वापस लौट सके। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए हवन पूजन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें कि नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में हवन पूजन किया गया है सपा संरक्षक मुलायम सिंह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए नोएडा के हनुमान मंदिर में ये हवन पूजन किया गया। अगली खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां पर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में लगातार हुई बारिश ने नगर पालिका सिद्धार्थनगर प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। नगर पालिका के मुख्य मार्ग खजूरिया रोड पूरी तरह से जलमग्न है और जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जलमग्न की स्थिति का जायजा हमारे सहयोगी राकेश यादव ने लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के खजूरिया रोड पे, जहां नगर पालिका प्रशासन की कमियां नजर आ रही, लापरवाही नजर आ रही है। चारों तरफ ये दुकानों में और घरों में पानी घुस गया है। लगातार बारिश की वजह से ये दुकानों में पानी घुस गया है। नगर पालिका ध्यान दिया होता तो इस तरह की नौबत नहीं कभी नहीं ऐसे होता। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन अगर ध्यान देती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और लोग भी है, दुकानदार हैं जिनके घरों में पानी घुस गया, मैं उनसे बात करता हूं। आपके दुकान में पानी घुस गया, कितनी बड़ी तकलीफ? नगर पालिका की सारी समस्याएं कभी कभी दूर नहीं करती है नगर पालिका। ये आए दिन हर 5 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल पे ऐसा होता है कि हमेशा दुकान में पानी हल जाता है। यहाँ नाला नहीं चौड़ा होता है, जिम्मेदार यहाँ कोई देखिए न कोई समस्या से आता है, न कोई देखने आता है कि पानी के घर दुकानदार के घर में हलता तो कैसे हो निकले। किसकी लापरवाही है ये नगर पालिका की लापरवाही है, यहाँ के चेयरमैन की लापरवाही है। कई मरतबा शिकायत करने पे फ़ोन नहीं उठाते और भी चीज़ें, यहाँ की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दुकान में घर में पानी हल जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इनके दुकानों में और घरों में पानी घुस गया है। ये नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही है। अगर ये पहले चेता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। अगली खबर यूपी के एटा के जसरतपुर के नगला बब्बलू गांव में, जो कि दोहरा हत्याकांड से सनसनी मच गई है, जिसमें गांव के ही युवक ने धारदार हथियार से 3 लोगों पर हमला कर दिया है, जिसमें कि पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं मां को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर जाकर इसका जायजा लिया। एटा युवक ने धारदार हथियार से 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें कि पिता और बेटी की मौत हो गई है। मां की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। देर रात गांव के ही युवक ने यह हत्याकांड किया, जिसमें हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दोहरे हत्याकांड की खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि पिता और बेटी
बेटी पर हमला किया गया। देर रात गांव की युवक ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। धारदार हथियार के इस्तेमाल से 3 लोगों पर हमला किया उसने और पिता और बेटी की इसमें मौत हो गई है। फिलहाल मां की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। एटा की यह हादसा जिसमें कि दोहरा हत्याकांड, युवक ने धारदार हथियार से 3 लोगों पर किया है हमला इसमें और 2 लोगों की जान चली गई है, बेटी और पिता की। फिलहाल मां की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। देर रात का ये हादसा जिसमें दोहरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। युवक ने धारदार हथियार से 3 लोगों पर हमला बोला और ऐसे में पिता और बेटी की मौत हो गई है, जिसमें मां की हालत फिलहाल बहुत गंभीर बताई जा रही है। देर रात ये हादसा हुआ जिसमें कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से 3 लोगों पर हमला किया गया, जिसमें कि तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें मां भी फिलहाल बहुत गंभीर स्थिति में बताई जा रही हैं। देर रात ये हादसा हुआ। युवक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए। संतोष, जिस तरह से ये हत्याकांड, दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है जिसमें कि पिता और बेटी की मौत हो गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बीती रात का पूरा मामला है जहां पर जसरतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला बल्लू गांव का पूरा घटना है। यहाँ पर बीती रात एक युवक द्वारा घर में घुसकर हमला किया गया, जिसमें एक 18 वर्षीय लड़की और उसके पिता जो 55 वर्षीय है, उनकी मौत हो गई है। माता जी जो है उनकी, वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे जो मामला है वो प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। डीआईजी दीपक कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी इस घटना का पूरे का संज्ञान लिया है और पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी पुलिस और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है, आखिरकार कारण क्या रहे। जी संतोष, जिस तरह से ये जो हादसा सामने आया है जिसमें दोहरी हत्याकांड का मामला सामने आया, 2 लोगों की मौत भी हो गई है, आपने भी बताया कि जिस तरह से मां अभी फिलहाल गंभीर स्थिति में है, और ऐसे में क्या कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से युवक ने ऐसे घटना को अंजाम दिया? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आ रही है, जो पुलिस सूत्र भी बता रहे हैं कि बीती रात ये जो आरोपी है वो लड़की के घर गया था, जहां पर इनका जो परिवारजन है उन्होंने इस बात का विरोध किया था। उसके बाद ये पूरी चीज सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एटा पुलिस के एसएसपी उदय शंकर सिंह तत्कालीन रात में ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे घटना को गंभीरता से लेते हुए खोलने का जो आदेश दिया गया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। जी धन्यवाद संतोष तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, युवक ने धारदार हथियार से पिता और बेटी को मौत के घाट उतार दिया और मां फिलहाल गंभीर स्थिति में बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के नोएडा से, जहां पर नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई, जिसमें कि आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान छैनू गैंग का शूटर रह चुका शातिर लुटेरा मुठभेड़ में घायल हो गया है, जिसके पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा, कारतूस और कई मोबाइल बरामद किए हैं। ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी 2 दर्जन के आसपास मुकदमे में फरार चल रहा था और पिछले काफी समय से पुलिस इसकी तलाश भी कर रही थी। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच जो मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें कि मुठभेड़ में लुटेरा घायल हो गया है। बड़ी अपडेट, जिसमें कि लुटेरे के पास से बाइक, तमंचा और मोबाइल भी बरामद कर लिया पुलिस ने। और ये बड़ा जो मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें लुटेरे के पास से बाइक, तमंचा और कई मोबाइल बरामद किए गए हैं। ब्रह्मपुत्रा मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो ये व्यक्ति वहां से भागा। इसका चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा, अड्डा और सेक्टर 18 द्वारा इसका पीछा किया गया। भागते हुए ये फिल्म सिटी के पास आया और यहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिजली घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई। पुलिस पे इसके द्वारा फायर किया गया, जवाबी फायर में घायल हुआ है। इसे गिरफ्तार किया गया। इसका नाम दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता है और ये छैनू। अगली खबर यूपी के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन से सामने आई, जहां पर चौकी क्षेत्र में बीते दिनों 15 लाख की चोरी का खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं घर के बाहर खड़ी इको स्पोर्ट के चोरों
चोरों ने पहिया चोर निकाल कर ले गया और जिसका सीसीटीवी भी वायरल हो गया है। सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया। बावजूद इसके पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। वहीं अब जब शोहदे ने अपनी बंदूक से आग उगली है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल है। साहिबाबाद शोहदे का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि फायरिंग करते लोग नजर आ रहे हैं, बदमाश नजर आ रहे हैं। ऐसे में फायरिंग करते नजर आ रहे इन बदमाशों पर क्या पुलिस प्रशासन की कोई नजर नहीं थी? शोहदे का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, फायरिंग करते लोग बदमाश नजर आ रहे हैं। शोहदे का जो ये वीडियो वायरल हुआ है, तमाम लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फायरिंग करते नजर आ रहे हैं इसमें बदमाश, खुलेआम मंचलों के जो ये कृत्य है। अगली खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर लव ट्रायंगल में युवक की अपहरण के बाद हत्या, पुलिस ने गर्लफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़ित युवक को उसकी दोस्त के घर से बुलाकर ले गया था। ऐसे में ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं जिसमें लव ट्रायंगल का मामला सामने आया है। अगली शाम कल्याणपुर में गुरुदेव क्रॉसिंग के पास मिला शव और युवक ने दोस्त के साथ मिलकर ये कृत्य किया है। युवक की हत्या, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट इस खबर में कि अब लव ट्रायंगल के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस ने गर्लफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। लव ट्रायंगल का ये पूरा मामला जिसमें कि अपहरण के बाद हत्या की गई, ऐसे में युवक की अब फिलहाल मौत हो चुकी है। ऐसे में लव ट्रायंगल का मामला अगली शाम को कल्याणपुर में गुरुदेव क्रॉसिंग के पास ये शव मिला जिसमें कि युवक की हत्या हो गई थी। ऐसे में युवक के दोस्त ने भी साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया, युवक की हत्या की। ऐसे में पूरा ये जो मामला है लव ट्रायंगल का सामने आ रहा है जिसमें कि अपहरण के बाद हत्या की गई। फिलहाल इस मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम जुड़ गए। मोहम्मद, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है जिसमें लव ट्रायंगल का मामला सामने आया, पूरा क्या कुछ है इस पूरे खबर में, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो कानपुर के जूही थाना इलाके का है और बीती 6 तारीख को ये लड़का जो है, इसको देर रात जो है 2 लड़के बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उसकी जो सिस्टर थी उसके पास उन लड़कों का जो उसका भाई, उसका फोन भी आया था और उसने जो ये भी बताया था कि मुझे ये लोग मार देंगे। और उसके बाद भी लगातार जो पीड़िता थी वो थाने जाकर गुहार लगाती रही, पुलिस से कहती रही, लेकिन पुलिस ने जो कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, नहीं किसी तरह का एहतियात बरता। इसके चलते जो युवक है उसको मार दिया जाता है और उसके जो शव है वो जो दूसरा थाना क्षेत्र है और वहां पर काकादेव थाना क्षेत्र वहां पर मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कि एक युवती के साथ 2 लड़के भी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ चल रही है और इसके अलावा जो उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग है या जो अन्य जो चीजें हैं मोबाइल से भी छानी जा रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो चीजें हैं वो निकल के लव ट्रायंगल की आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो युवक जिसकी हत्या की गई है उसका किसी और से भी संबंध, जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी पुलिस जाँच कर रही है। जी असलम, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें कि लव ट्रायंगल का खास तौर पर मामला देखा गया है कि लव ट्रायंगल की वजह से ये युवक की हत्या कर दी गई और इसमें महिला भी शामिल है, जिसमें गर्लफ्रेंड, जिसमें पूरी तरीके से प्लानिंग की गई। क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आ पाया है? देखिए, ये पूरा मामला जब कल सामने आया था पोस्टमार्टम हाउस में, जब ये जो घर वाले हैं उनको मालूम पड़ा था कि एक शव बरामद हुआ है वहां पर, जब वो लोग पोस्टमार्टम पहुंचे हो तो पूरी चीजें सामने आई हैं। जिसके बाद उन लोगों ने लिखित तौर पर 3 लड़कों के नाम दिए थे पुलिस थाने में और उसी आधार पर पुलिस ने 3 लड़कों को उठाया भी था। हालांकि उसके बाद जब मोबाइल की जाँच की गई है तो उसमें उस युवती की फोटो मिली, उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो मिली है और कई ऐसी संदिग्ध रिकॉर्डिंग मिली है जिसपे ये तो
साफ हो जाता है कि उससे और युवती का संबंध थे। और कई ऐसी भी चीजें सामने आई हैं कि ये भी साफ है कि युवती से किसी और से भी संबंध चल रहा था। तो ऐसे पुलिस ये मान के चल रही है कि जो लव ट्रायंगल है, इसी पर जो हत्या हुई इसी को लेकर हुई। तो कहीं ना कहीं अभी जांच जारी है, अभी किसी तरह कोई खुलासा नहीं हुआ है। जी जी असलम, जिस तरह से ये मामला पूरा देखा गया, जिसमें हत्या के अगले दिन युवक का जो शव मिला, ऐसे में किसने इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई और कैसे कैसे पुलिस को इसकी पूरी खबर हो पाई? ये देखिए, 6 तारीख को जब ये लड़का गायब हुआ था, उसके बाद से जो लड़के की बहन थी वो पुलिस थाने गई थी। उसने एक तहरीर दी थी जिसमें कि ये बताया था कि लड़का गायब हो गया था। उसके दोस्त उसको बुला कर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उस वक्त सतर्कता नहीं बरती और ये जो हादसा है वो सामने आया है। और जहां से लड़का गायब हुआ है वहां से तकरीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर जो मसवानपुर है, वहां पर जो काकरे थाना लगता है, वहां लड़की का शव बरामद हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इसमें पुलिस की एक जो भारी जो एक एहतियात नहीं बरता पुलिस ने, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर उसी वक्त पूरी जो लोकेशन है ट्रेस करके अगर पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी होती तो शायद वो लड़की की हत्या ना होती। जी धन्यवाद असलम तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर यूपी के सुल्तानपुर में, जहां पर भारी बारिश के बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक स्थान पर फंस गई। ऐसे में पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कि ये सुल्तानपुर का जो मामला सामने आया है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक स्थान पर फंस गई, धंस गए। और ऐसे में सड़क धंस जाने से हलियापुर क्षेत्र में करीब 15 फीट का गड्ढा ये हो गया। ऐसे में गड्ढे में लखनऊ की ओर से जा रही कार उसमें घुस गई, पीछे से आ रही कई गाड़ियों में भी क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में कार सवार जो लोग थे इसमें मामूली चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और यूपीडा ने जो राहत कार्य शुरू किया है। ऐसे में इस बीच एक्सप्रेसवे पर आ रहे वाहनों का मार्ग भी परिवर्तित कर दिया गया है। सुल्तानपुर का ये जो मामला पूरे सामने आया है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क धंस गई है। सड़क धंसने से 15 फीट का गड्ढा बन गया और गड्ढा होने से कार सवार लोग घायल हो गए। ऐसे में घायलों को निज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ऐसे में ये पूरी अपडेट और पूरा खबर जो कि सड़क धंसने से ये मामला सामने आया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खबर, जहां पर सड़क धंसने से 15 फीट का गड्ढा बन गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। सुल्तानपुर का ये जो पूरा मामला है, गड्ढा होने से कार सवार लोग इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा ये मामला, जिसमें कि सड़क धंसने से ये पूरी घटना सामने आई है। गड्ढा होने से जो कार सवार, जो तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं जिस तरह से राहत बचाव कार्य, जिसमें कि लोग फंस गए उसमें और घायलों को फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो ये सड़क धंसी है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जेसीबी की मदद से वहां पर पूरा कार्य चल रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है सड़क धंसे हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से 15 फीट का जो गड्ढा बन गया है सड़क धंसने से। अस्पताल में जो लोग भर्ती कराए गए हैं फिलहाल वो काफी गंभीर स्थिति में है। और ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला सुल्तानपुर से सामने आया है, जहां पर सड़क धंसने से ये पूरा हादसा हुआ। सड़क में गड्ढा होने से कार सवार इसमें फंस गए और ऐसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया उपचार के लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला, और जिसमें कि सड़क धंस गई है। सड़क धंसने से ये पहले भी देखा गया है, काफी बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं। पिछले दिनों भी जिस तरह से सड़क विभाग की तरफ से ऐसे में सड़क निर्माण के लिए भी तरह तरह की बातें कही जाती है। पूरे राज्य में जिस तरह से सीएम योगी की तरफ से भी निर्देश दिए गए फिलहाल में ही कि सड़क निर्माण कराया जाए, क्योंकि लोगों को आवाजाही में जिस तरह से दिक्कतें होती है। अब फिलहाल ये जो मामला सामने आया सुल्तानपुर से गड्ढा होने का, ये पूरे प्रशासन की जो पोल खुलता, सड़क विभाग की जो पोल खुलता, सड़क निर्माण के नाम पर जो धब्बा लगाइए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से सीधे जुड़ गया है अरविंद। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कि जिस तरह से सड़क धंसने से ये पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ इस पूरे हादसा में और क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कोई नया मामला नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब से बना है तब से लगातार कितनी बार एक्सीडेंट हुए, कितनी बार वहां पे सड़कें बैठी, गड्ढा हुआ। हालांकि आज रात में जो गड्ढा बैठा है और करीब 25 फीट के आसपास इसकी लंबाई, दोनों तरफ वाहनों का जमावड़ा लग गया था, लेकिन रातों रात यूपीडा और सड़क प्रशासन ने उसको व्यवस्थित करने का काम किया, गड्ढा भरने का काम किया है। जी अरविंद, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ अब प्रशासन की ये पोल खोलता है कि जैसे सड़क निर्माण के लिए जो तमाम दावे किए जाते हैं उसकी क्या ये पोल खोल रहा है ये पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार के तमाम दावे होते हैं कि गड्ढा मुक्त होगी और सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन आज नॉर्मल सड़कों की बात क्या कही जाए, जो नए नए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बने हैं वो सरकार की हालतों को बता रहे हैं और सरकार के लिए कहीं ना कहीं वो पोल खोलने का काम कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की। अरविंद, जिस तरह से देखा जा रहा है टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से जेसीबी की मदद से वहां पर जो फंसे हुए लोग जो निकाले जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ हुआ, कौन कौन उस वक्त मौजूद था वहां पर? जी मैं आपको बताऊं, जिस समय ये जेसीबी वगैरह पहुंची, गड्ढा हुआ है, जेसीबी वगैरह पहुंची है, उसके बाद प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं, सड़क के लोग भी पहुंचे हैं, तो उन्होंने राहत कार्य शुरू किया है। उसमें जैसे गाड़ियां एक रोड पर चल रही थी तो गाड़ियों के धंसने का भी काम हुआ है, तो उनको जेसीबी खींच करके बाहर निकाली है। जी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जी अरविंद, जिस तरह से लोग भी घायल हुए हैं, ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्या कुछ उनकी स्थिति है इस वक्त? जी, जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, वो उनकी सुचारू रूप से देखभाल चल रही है जिला चिकित्सालय में, वो ठीक ठाक हैं और डॉक्टर की टीम उनको देख रही है। जी धन्यवाद अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर यूपी के वाराणसी से, जहां पर अलग अलग भाषाओं का ज्ञान कभी खुद के साथ ही दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। इसका उदाहरण वाराणसी में तब देखने को मिला जब आंध्र प्रदेश से आई एक महिला बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद अपनों से बिछड़ गई थी। महिला दर्शनार्थी की दिक्कत ये थी कि उन्हें तेलुगु के अलावा अन्य किसी भाषा की जानकारी नहीं थी। इस वजह से वह पुलिस को कुछ बता न पाई और कुछ समझा नहीं पाई। इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने इसकी दी और ऐसे में महिला के पास वो पहुंचे और अब तमाम उस चीज की जानकारी ली। उन्होंने महिला से तेलुगु भाषा में बातचीत कर उनके परिजनों के संबंध में जानकारी जुटाई। इसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम से तेलुगु भाषा में ही महिला के संबंध में अनाउंस करने लगे और ऐसे में जिसके बाद महिला के परिजन पुलिस बूथ तक पहुंच गए। ऐसे में वही महिला और उनके परिजन पुलिस कमिश्नर का आभार भी जताते हुए देखे गए। गेस्ट हाउस वाराणसी, आंध्र प्रदेश से ये जो मामला, आंध्र प्रदेश की महिला का जो ये मामला सामने आया, जहां पर महिला वाराणसी में बिछड़ गई थी। ऐसे में कमिश्नर की कवायद से, कमिश्नर के कार्य से, कमिश्नर का तेलुगु ज्ञान होने से ये मामला सुलझ सका। अगली खबर यूपी के भदोही से, जहां पर दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड मामले में झुलस गए जो पीड़ित थे उनके इलाज के लिए डीएम और एसपी ने 1 सप्ताह का वेतन दान किया है। ये बड़ी खबर जिसमें कि बहुत ज़्यादा सुखद चीज़ हम देखने को मिल रहा है, जिसमें कि इसके साथ ही इलाज के लिए करीब 10 लाख की पहल की गई है। पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। डीएम ने जनता से अपील की है कि झुलसे हुए लोगों के इलाज के लिए आम लोग भी आगे आकर दान करें। ऐसे में बड़ी खबर जिसमें कि मरीजों के इलाज के लिए अपनी तनख्वाह और अपने तनख्वाह में से कुछ हिस्सा देना। दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड मामले में डीएम और एसपी ने 1 सप्ताह का वेतन दे दिया है दान। और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर जिसमें कि देखा जा सकता है किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड मामले में डीएम और एसपी ने जो बड़ी कवायद करी है, एक सप्ताह का जो उन्होंने वेतन दान किया है मरीजों के इलाज के लिए, बेहतरी के लिए और उनकी ताकि उनकी स्वास्थ्य अच्छी हो सके और जल्द से जल्द वो अपने परिजनों तक लौट सके। ये त्रासदी जो है पूरे जनपद की त्रासदी है और अभी तक सारे इलाज का और तीमारदारों की जितनी बाकी आवश्यकताएं हैं उसका जो भार है जिला प्रशासन ने खुद उठाया है रेड क्रॉस के माध्यम से। इसके जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, तो लगभग 9.5 लाख रुपए हम लोग ऑलरेडी
डेडिकेट कर चुके हैं ट्रीटमेंट के लिए और बाकी खर्चों के लिए। सभी हॉस्पिटल्स को हम लोग कल से परसों तक वो अमाउंट ट्रांसफर भी कर देंगे। आशा ये है कि ये अभी करीब 40% हमारी जो नीड है उसको कवर। अगली खबर यूपी के अमरोहा के धरावासी जनपद के सरकार स्कूल अध्यापकों को समय से नहीं कोई पाबंदी दी गई है। स्कूल के समय में 30 मिनट के बाद भी नहीं पहुंचा। ऐसे में अध्यापक तो महसूस होकर घर लौटे बच्चों को अमरोहा सरकारी स्कूल में समय की नहीं हुई पाबंदी। ऐसे में स्कूल के समय पर नहीं पहुंच रहे अध्यापक, ऐसे में बिना पढ़ाई के मायूस होकर ये लौटे हैं बच्चे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।